प्यारे साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में एनसीईआरटी कक्षा 7 की इतिहास की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अध्याय 4 है। ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया एक इतिहास की सीरीज की नोट्स है, जहाँ पर हम लोग मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने जा रहे हैं। इस मुग़ल साम्राज्य की सीरीज में हम मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और मुग़लों के बीच उत्तराधिकार की परंपरा कैसी रही, साम्राज्य विस्तार या मुग़लों के अन्य शासकों से क्या संबंध रहे हैं। साथ ही साथ मुग़ल सैन्य अभियान, उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपराएं, मुग़ल अन्य शासकों के साथ संबंध, ये मनसबदार और जागीरदार क्या थे, जब्त और जमींदार क्या था, अकबर की नीतियाँ, ये एनसीईआरटी की जितनी सीरीज में उसको पढ़ेंगे। बाकी जब हम जीएस की सीरीज में भूगोल की सीरीज इतिहास की सीरीज में मध्यकालीन भारत के इतिहास सीरीज को जो पढ़ेंगे वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन की सीरीज में, तो वहाँ पर हम लोग इसे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे हर एक पहलू को। लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी की सीरीज में हम अध्याय 4 मुग़ल साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो की सीरीज में बने रहिएगा और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। पहला टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य अपने सक्षम शासकों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को संगठित किया बल्कि कुशलता से शासन भी किया। ये सुदृढ़ प्रशासनिक नीतियों और शासन के आदर्शों के कारण संभव हुआ। अब हम बात करते हैं मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल शासकों के दो महान वंशों के वंशज थे। मुग़ल शासकों के दो महान वंशों के वंशज थे। बाबर अपनी माता की ओर से चंगेज खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन और मध्य एशिया की मंगोल जनजाति का शासक का वंशज था, और अपने पिता की ओर से तैमूर। तो यहाँ पर हम देखते हैं चंगेज खां और तैमूर, इन दोनों को मिलाकर बाबर, इन दो वंशों को मिलाकर बाबर अपने वंश को आगे ले जाता है, जिसे मुग़ल नाम देता है। मुग़लों को चंगेज खान के साथ जुड़ना पसंद नहीं था। जो मुग़ल थे उन्हें चंगेज़ों के साथ जुड़ना पसंद नहीं था, मतलब अपने नाना की चंगेज खान की तरफ से जुड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे अपने जीवन काल में कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। इसके अलावा वह उज्बेक से भी जुड़ा था, उनके मंगोल प्रतियोगी थे। दूसरी ओर मुग़लों ने अपने तैमूर वंश पर गर्व था, क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्हें तैमूर वंश पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसी सीरीज में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। मुग़लों को अपने तैमूर वंश पर क्या था, गर्व था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। हम बात करेंगे बाबर के बारे में, बहुत शॉर्ट परिचय लेंगे। बाबर 1526 से 1530, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पहली ही लाइन, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी उनके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत और उनके समर्थकों को हराया और दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो बाबर का एक छोटा सा परिचय था, जो एनसीईआरटी की सीरीज में इंपॉर्टेंट आपके लिए लगा। आगे हम बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं 1530 से 1540, पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 कन्नौज में हरा दिया। 1555 में दिल्ली पर पुनः हुमायूं ने कब्जा कर लिया। ये शॉर्ट में है, क्योंकि हमने पहले आपको बताया हम एनसीईआरटी की सीरीज को ही पढ़ रहे हैं। जहाँ तक एनसीईआरटी का बाहें हैं वहाँ तक हम इस सीरीज को पढ़ेंगे। अकबर 1556 से 1605, 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाए, रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 से 85 मध्य सैनिक अभियान किया, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, और 1585-1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर पश्चिम कांधार, पश्चिम काबुल, दक्कन और अहमदनगर। तो ये इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। वैसे इनके बारे में और आगे तथ्य में हम लोग पढ़ेंगे। आगे ये है अकबर। अब जहांगीर 1605 से 1627, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों और अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। अब हम और आगे चलते हैं शाहजहां की तरफ। शाहजहां 1627 से 1658 तक दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई, और ओरछा पर कब्जा कर लिया।
अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। 1658 से 1707 उत्तर पूर्व में अहोमों को पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों पर मुगलों के हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे थे। तो यहाँ पर था। अब हम मुगलों के बीच उत्तराधिकार की परंपरा को आगे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, देखिए एनसीईआरटी के सभी नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा ये सभी क्लासें निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है। अब मुगलों ने शहादी की विरासत की प्रथा का पालन किया। इनका मतलब था कि राजा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके सभी पुत्रों को समान रूप से विरासत में मिली थी। वे वंशानुक्रम के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार बड़े पुत्र को पिता की संपत्ति का विरासत में मिलती है। यही कारण था कि प्रत्येक मुगल राजकुमार सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने भाई के साथ होड़ करता था। अपने ही भाई के साथ क्या करना पड़ता था, उन्हें होड़ करनी पड़ती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी सी हेडिंग, साम्राज्य विस्तार। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण उपमहाद्वीप पर, उपमहाद्वीप मतलब भारत। उन्होंने प्रशासन, अखंड भारत, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहती, बताती और समझाती है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे आप साथ में नोट्स बनाते चले जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। अगला है मुगलों के अन्य शासकों से संबंध। मुगलों के अन्य शासकों से संबंध। मुगलों ने शुरू में कई राजपूत राज्यों पर कब्जा कर लिया। बाबर और हुमायूं के राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। बाद में अकबर को यह एहसास हुआ कि चूंकि राजपूत बहादुर और साहसी थे, इसलिए मुगल सेनाओं के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। मुगलों ने शुरू में कई राजपूत राज्यों पर कब्जा कर लिया। बाबर और हुमायूं ने राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन बाद में अकबर को एहसास हुआ कि चूंकि राजपूत बहादुर और साहसी थे, इसलिए मुगल सेनाओं के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। इसलिए क्या किया, मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। इससे उन्हें कई राजपूत नीतियों को प्रभावित करने में मदद मिली। मुगलों के प्रशासन में कई राजपूत शासकों को उच्च पद भी दिए गए। सिसोदिया राजपूतों ने शुरू में मुगलों की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उन्हें मुगलों के द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्हें कार्यभार के रूप में उन्हें अपनी ज़मीनें लौटा दी। राजपूतों के साथ अन्य मुगल कुलीनों ने समान व्यवहार करने की नीति ने उन्हें राजपूत राजाओं को प्रभावित करने में मदद की। कई राजपूत राजाओं ने मुगल शासकों के पक्ष में युद्ध भी लड़े थे। अगर आप उनके नाम जानते हैं तो बताइए, वरना हम इतिहास के जीएस की सीरीज में, सामान्य अध्ययन की सीरीज में इस पर हम लोग विशेष परिचर्चा करेंगे। हालांकि सभी राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मुगलों के मराठों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। औरंगजेब के शिवाजी के अपमान ने मुगल मराठा संबंध को और ख़राब कर दिया। मुगलों के मराठा साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन औरंगजेब के शिवाजी को अपमान ने मुगल मराठा संबंधों को और ख़राब कर दिया। मुगलों ने सिखों के साथ भी तनावपूर्ण संबंध थे। आइए पढ़ते हैं मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। ये इंपॉर्टेंट है। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। यह लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। पूरी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है और टेलीग्राम पर आप डेली क्लास की नोट्स और लिंक के लिए आज ही टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिए। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। आइए देखते हैं
उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहादात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत उनका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अनेकों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त की। मैंने जो राजपूत थे उन्होंने अनेकों ने अपने घराने की, अपनी पुत्रियों के, अपनी बहनों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लिए। परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। अब हम आगे देखेंगे, अगली जो हेडिंग है मनसबदार और जागीरदार। अब यहाँ पे हमने देखा मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए यहाँ पर हमने देखा जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करके अपनी भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, तो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब यहाँ पे देखा, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जब्त और जमींदार। मुगलों की जो आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों को यानी मुखिया का या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगलों का एक ही जमींदार का प्रयोग करते थे। जो मुगल थे वो क्या करते थे, वो एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजमंत्री टोडरमल, ये सवाल पूछा जाता है कि अकबर के राजमंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दी। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जमींदार समझ लिया और यहाँ पर जब्त समझ लिया। ठीक है, हम इसी के साथ आगे चलते हैं। अकबर ने शासनकाल का इतिहास वो 3 जिल्दों में लिखा। अकबरनामा। अकबर के शासनकाल का इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है अकबरनामा में। पहला, अकबर के पूर्वजों का बयान। दूसरा, अकबर के शासनकालीन घटनाओं का विवरण देती है। आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरा सवाल है, आईने अकबरी किसकी रचना है? अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं और एनसीईआरटी सीरीज को पूरा पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अकबरनामा क्या है? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। चाहे वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी देख रहिए कि मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अकबर की नीतियों के बारे में। क्या करते हैं? अकबर की नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एनसीईआरटी के इस लेसन के प्रश्नोत्तर को भी पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे।
अबुल फजल ने के अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अब एक बात समझ में आ गया कि अबुल फजल की रचना क्या थी, अकबरनामा थी, विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। साम्राज्य के प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। जो क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक, वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के, अब अबुल फजल की रचना सुलह ए कुल है, इस विचार पर आधारित है, शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। माने दीवान किसे कहते थे, ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रांत में वित्तीय अधिकारी होता था जिसे हम क्या कहते थे, दीवान कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, सूबेदार क्या था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। बख्शी जो सैनिक वेतनाधिकारी जो होता तो बख्शी कहलाता था। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ की जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार, सेनानायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आप चाहें तो अगर साथ में लिख रहे हैं तो इसे की नोट्स के तौर पर अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। वैसे हम इस सीरीज में आपके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम मिलते हैं, चलते हैं अगले सेशन की तरफ। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का सलूशन है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्नोत्तर है। इस सीरीज में प्रश्नोत्तर भी आपको एक ही जगह मिल जाता है। मनसब, मंगोल, सिसोदिया, राठौर, राजपूत, नूरजहाँ, सूबेदार, मारवाड़, गवर्नर, राजपूत, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। तो हम देखते हैं जो मनसब था ये एक पद था। मनसब क्या था, एक पद था। अगर नूरजहाँ के बारे में बात करें तो नूरजहाँ क्या था, इनका संबंध जहांगीर से कैसे है, कमेंट करके बताइए। तो जो मंगोल थे, अगर मंगोलों की बात की जाए तो मंगोल उज्बेक थे। तो सूबेदार हम लोगों ने भी पढ़ा। सूबेदार क्या होता था, गवर्नर होता था। सूबेदार क्या होता था, गवर्नर होता था। राठौर, राजपूत, ये मारवाड़ होते थे। ठीक है, बचे सिसोदिया। तो सिसोदिया क्या हुए, अब आपको समझ में आ गया कि मेवाड़। ठीक है, अब जरा बताइए कि क्या आप लोग ने समझ लिया। वैसे इन प्रश्नों को आपको ही बताना चाहिए था। अब हम और आगे चलते हैं। इसका सलूशन भी यहाँ पर है, आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। आपको भरना है अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। अब बताइए कमेंट करके। अब यहाँ पर होगा काबुल। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। एक प्रश्न में भी प्रश्न आपका तैयार हो गया। अगला है दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, इसके अलावा और दो कौन सी थी, बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन थी, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसको क्या दिखाता था, सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व है उसे दिखाता था। उसके क्या दिखाता था, सैन्य उत्तरदायित्व। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सैन्य उत्तरदायित्व हो जाएगा, सैन्य उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उनके विचारों को गढ़ने में किनमें, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जाति बने समाज पर राज्य कर सका। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे आपकी मर्जी। इसका सलूशन भी यहाँ पर दिया गया है।
आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? आपको जवाब देना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली, लाहौर, पानीपत, आगरा, मेवाड़, मालवा, मारवाड़, आमेर, चित्तौड़, अजमेर और मथुरा थे। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। लेकिन जागीरों के पास केवल अपना राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके लिए अनेक उनके नौकर एकत्रित करते थे। अकबर के शासनकाल में जागीरों का सावधानीपूर्वक अनुकूलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने मनसबदार और जहांगीर के जो संबंध थे उनको हम लोगों ने पढ़ा और समझ लिया। अब इसी सेशन में, अब इसी सीरीज में हम लोग आपके साथ आगे बढ़ते हैं और कई नई चीज़ें और 5वां सवाल है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दें, अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जमींदार जो थे किसानों के राजस्व एकत्रित करके सरकार के जो राजस्व विभाग था उसमें जमा कराने का काम करते थे। जमींदार किसानों के राजस्व एकत्रित करके सरकार के राजस्व विभाग में जमा कराते थे। वे गांव के शक्तिशाली मुखिया होते थे। वे सरकार तथा किसानों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली होते थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। ठीक है, अब हम और आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शासन प्रशासन संबंधित अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? आप भी इसका जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। अकबर की रुचि, अगर बात करें अकबर की जो रुचि थी विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में थी। ये चर्चाएं इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि अकबर को यह समझ आ गया था कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन पैदा करती हैं। ठीक है, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल की नीति की ओर ले गए, अर्थात अकबर सर्वत्र शांति की विचारधारा अपनाई। यही वह नीति थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। शासन के इस सिद्धांत को शाहजहां ने जहांगीर से भी अपनाया था। मुगलों की खुद मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? जवाब दीजिए आप लोग कमेंट के करके। हमने देखा यहाँ पे कि मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, माता की ओर से मंगोल शासक और पिता की ओर से तैमूर वंशज। लेकिन मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां मंगोल था, जिससे जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, अर्थात वो असंख्य लोगों को कत्ल कर चुका था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए मुगल तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे। इसी के साथ भारतीय इतिहास की सीरीज कक्षा 7 की यह लेसन जो था आपका समाप्त हुआ। हम इसके बाद अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। आप मुगल साम्राज्य को हम लोगों ने एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से पढ़ लिया। अब टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ही लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर सभी क्लास और नोट्स की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स एनसीईआरटी के 6 से 12 तक आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में 6 से लेकर 12 तक के लिए उपलब्ध है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी नोट्स आपको PDF मिल जाए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अन्य जानकारी भी आप ले सकते हैं। मेरे द्वारा एक क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में और राष्ट्रहित में है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, अगले लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एनसीईआरटी के सेशन को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इस पूरे नोट्स को पूरा खुद प्राप्त करके तैयार कर सकते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। वीडियो को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ऐप पे कहीं भी देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।